नमस्कार, प्रयागराज कुंभ में आपका स्वागत है। हम हैं संगम तट पर, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, संगम होता है। बहुत से लोगों को ये प्रश्न रहता है मन में कि सरस्वती के दर्शन नहीं होते। वो सरस्वती जो विलुप्त है वो लोक शक्ति के रूप में दिखाई देती है प्रयागराज कुंभ में, जहां लाखों लाख लोग पूरे हिंदुस्तान से ही नहीं दुनिया भर से इकट्ठा हो रहे हैं कुंभ स्नान के लिए। मैं हूँ विजय त्रिवेदी। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा ज्योति। कुंभ नगरी प्रयागराज पूरी तरह से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के दिव्य और भव्य स्वागत के लिए तैयार है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचने लगे हैं। 15 जनवरी को पहला शाही स्नान होगा और इसके लिए लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ने लगा है। हमारे साथ जानिए कुंभ से जुड़ी कुछ कहानियाँ। संगम तटे मृत्यु सत्य है, हवन दीप गोदान यज्ञ है। शिव विष्णु की कृपा योग में हर भव बाधा से कर जाओ। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। क्यों खास होता है कुंभ? चलो चलो कुंभ चलो। क्यों लगता है कुंभ मेला? पुण्य कमाले कब से चली आ रही है कुंभ की परंपरा? कुंभ में कल्पवास का क्या है महत्व? और कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं नागा साधु? आइए हम आपको बताते हैं कुंभ से जुड़ी ऐसी ही 10 कहानियाँ। कुंभ की कहानी शुरू होती है देव और असुरों के संग्राम से। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जहाँ जहाँ पृथ्वी पर अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ वहाँ कुंभ का आयोजन होता है। आप माइथोलॉजी की बात को माने या ना माने, लेकिन अगर आप कुंभ आएंगे तो महसूस होगा कि अगर कहीं अमृत है तो वो यहाँ है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देवताओं और दानवों ने जब क्षीर सागर का मंथन किया तब एक के बाद एक 14 रत्न निकले थे। उन्हीं में से एक रत्न अमृत भी था। अमृत को पीने वाला हमेशा के लिए अमर हो जाता है। इसीलिए अमृत के घड़े को लेकर देवताओं और दानवों में लड़ाई छिड़ गई। अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिनों तक युद्ध चला। कहते हैं तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों से अमृत का घड़ा हासिल किया था। इस युद्ध के दौरान अमृत की बूंदें धरती पर प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गईं। इन्हीं जगहों पर हर 12 साल में कुंभ और 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। कहते हैं कुंभ या अर्ध कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। माना यह भी जाता है कि आदि शंकराचार्य ने कुंभ की शुरुआत की और तभी से ये परंपरा चलती आ रही है। कहते हैं सम्राट हर्षवर्धन के समय राज व्यवस्था इसका इंतजाम करती थी। मुगल और ब्रिटिश काल में कुछ दिक्कतें आई, तब भी जैसे तैसे कुंभ लगा ही करता था। क्या है कुंभ की परंपरा और क्या है संगम तट पर शाही स्नान में नहाने का महत्व और क्यों आते हैं लोग कुंभ में स्नान के लिए, इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ कुछ हैं साधु संत हैं, हम उनसे बात करते हैं, कुंभ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ये कुंभ जो है बहुत बड़े, जो संत जानता है वही संत जानता है, वो ज्ञानी होता है कि वो मन को धारण चेतन करता है। माँ ऐसी है कि माँ गोद में रख के बच्चों को जो एक संतों को जन्म देती है, कर्म देती है, वही संत। कुंभ में कल्पवास का काफी महत्व होता है। महाभारत में कहा गया कि 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या से प्राप्त फल सिर्फ 1 महीने की कल्पवास से हासिल किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान तो इंसान, भगवान भी कल्पवास की कामना करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षस के वध की क्षमता कल्पवास से ही हासिल की थी। सनकादिक ऋषियों को कल्पवास से ही आत्मदर्शन का लाभ हुआ। कुंभ की बात हो तो साधु संतों और अखाड़ों के बिना यह कहानी अधूरी है। क्या है अखाड़ों की महत्ता? भारत के मंदिर और मठ की संपत्ति हमेशा ही विदेशी आक्रमणकारियों को आकर्षित करती थी। इन आक्रमणकारियों को रोकने के लिए
आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की थी। ये अखाड़े आश्रम मंदिरों में होते थे और इन अखाड़ों में साधुओं को अस्त्र शस्त्र की विद्या दी जाती थी, जिससे वे सनातन धर्म की रक्षा कर सकें। नागा साधु भी इन्हीं अखाड़ों से संबंध रखते हैं। नागा साधुओं का रहस्यमय संसार। कुंभ का जिक्र होते ही नागा साधु याद ही आ जाते हैं। ये संत समाज ही इस आयोजन का मुख्य आधार है। आखिर इन्हीं के लिए तो सस्ता है कुंभ। कुंभ में नागा साधुओं का रहस्यमय संसार देखने को मिलता है। ये साधु कुंभ समाप्त होते ही एकाएक गायब से हो जाते हैं। कुंभ के बाद किसी को नहीं पता होता कि ये साधु कहां से आए थे और कहां चले गए। कहते हैं कि नागा साधु इस दुनिया से दूर जंगलों में रहते हैं। कुछ नागा साधु हिमालय की कंदराओं में हमेशा घोर तपस्या में लीन रहते हैं और कुंभ, अर्धकुंभ या सिंहस्थ कुंभ के दौरान ही बाहर निकलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये रात के समय में यात्रा करते हैं, जिससे इंसानों से इनका सामना कम ही हो। नागा साधु बनने के लिए कठोर तप करना पड़ता है। संगम तट पर स्थित किले में मूल अक्षयवट का आम लोगों के लिए खोला जाना यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी अहम हो गया है। करीब 450 साल बाद इसे आम लोगों के लिए खोला गया। कहते हैं अक्षयवट के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्ति होती है। समय के साथ इसे किले में अति सुरक्षित कर दिया गया। सम्राट अकबर का बनवाया यह किला आज सेना के अधिकार क्षेत्र में है और इसी किले की परिधि में है अक्षयवट। संगम स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालु अब यहाँ इसका दर्शन कर पाएंगे। कुंभ को लेकर योगी सरकार बेहद गंभीर है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई कोताही नहीं बरती जा रही। बैंक, एटीएम, सुरक्षा व्यवस्था सब चाक चौबंद है। प्रयागराज शहर के बाहरी हिस्से से लगी गंगा यमुना की रेती और बांध के इस पार विशाल परेड ग्राउंड को समेटे क्षेत्र में 3,500 हेक्टेयर में मेले का आयोजन किया गया है। बांध से नीचे उतरते ही इस बार प्रयाग कुंभ की टेंट सिटी मौजूद रहेगी। इसमें देश विदेश की कई कंपनियां अपने फ्लैट नुमा टेंट बनाए हुए हैं। करीब 5,000 कॉटेज बनाए गए हैं। परंपरा और आधुनिकता के संयोग से बनने वाले कॉटेज दिखाई देते हैं। कुंभ में मानो सरकार ने टेंटों की एक टेम्पररी सिटी ही बसा दी है। इस शहर में वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो एक विकसित शहर में होती हैं। तंबुओं की नगरी कई सेक्टरों में बटी है। हर सेक्टर के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। हर सेक्टर में बिजली, पानी, सफाई और स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है। प्रयागराज से विजय त्रिवेदी और प्रतिभा ज्योति की रिपोर्ट। चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। संगम तटे अमृत सत्य है, हवन दीप गोदान यज्ञ है। शिव विष्णु की कृपा योग में हर भव बाधा से तर जाओ। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ